morning, good afternoon, good evening students. I hope you are enjoying your studies. तो लॉ में जो लॉ का जो बेसिक सेगमेंट था वो हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे। ठीक है कि कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक्स क्या क्या होते हैं। फिर हमने इसमें पढ़ा था कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या होता है और उसके एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो आज हम जो इसका नेक्स्ट सेगमेंट करने जा रहे हैं वो है कंसिडरेशन। तो ये जो कंसिडरेशन, ये जो वर्ड है कंसिडरेशन, ये पहले भी आया था हमारे, जब हम ये चैप्टर की बिगनिंग कर रहे थे, एसेंशियल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जब हम कर रहे थे, तो वहाँ पे ये वर्ड हमारे पास आया था। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। तो जब भी हम किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो वहाँ पे कंसिडरेशन का होना ज़रूरी है। ठीक है, समथिंग इन रिटर्न, एक पार्टी दूसरी पार्टी को कुछ देगी और दूसरी पार्टी पहली पार्टी को कुछ देगी। तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, इस पर्टिकुलर सेगमेंट को हम लोग कहते हैं कंसिडरेशन। ठीक है, वी यूज्ड टू कॉल दैट अ कंसिडरेशन। ठीक है, अब हम लॉ की लैंग्वेज में आ जाते हैं कि लॉ क्या बोलती है। द टर्म कंसिडरेशन में बी डिफाइंड एज प्राइस फॉर द प्रॉमिस। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं इसको, प्राइस फॉर द प्रॉमिस। ठीक है, प्रॉमिस का प्राइस जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, कंसिडरेशन कहते हैं। ठीक है, द टर्म इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ क्विड प्रो क्यो। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो क्या होता है, क्विड प्रो क्यो का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। इट मीन्स व्हेन वन पार्टी टू द एग्रीमेंट प्रॉमिस टू डू समथिंग ही मस्ट गेट समथिंग इन रिटर्न। तो जब भी आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाओगे तो अगर आप कोई दूसरी पार्टी के लिए कुछ काम करते हो, कुछ परचेज करते हो, जैसे आपने बोला कि मैं, ए ने बी से बोला कि मैं तुम्हारी कार परचेज करूंगा, बी ने बोला ठीक है तुम मुझे 1 लाख रुपए दो और मेरी कार परचेज कर लो। तो बी ए से 1 लाख रुपए ले रहा है तो उसके लिए कंसिडरेशन वो हो गई, ए 1 लाख रुपए दे के कार ले रहा है तो उसके लिए वो क्या हो गई, कंसिडरेशन हो गई। ठीक है, सेक्शन 2D डिफाइन करता है, यहां पे सेक्शन 2D डिफाइन करता है अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिजर। ठीक है, व्हेन किसकी डिजायर पे, प्रोमिजर की डिजायर पे, किसकी डिजायर पे, प्रोमिजर की डिजायर पे, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन। ठीक है, प्रोमिसी ने कुछ किया है और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग। ठीक है, एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग का मतलब यहां पर क्या होता है, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग का मतलब होता है कि उसने मना किया, ठीक है मैं ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे किसी प्लेयर ने बोला कि मैं मुंबई इंडियंस के लिए खेलूंगा तो मैं किसी दूसरी टीम के लिए नहीं खेलूंगा। ठीक है, किसी दूसरी टीम के लिए नहीं खेलूंगा, तो वो उसका प्राइस भी क्या करेगा, चार्ज करेगा। ठीक है, जैसे इकोनॉमिक्स में इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। और abstain from doing or promises to do or abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called consideration। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं consideration। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो समथिंग इन रिटर्न होगा, जो भी समथिंग इन रिटर्न होगा उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, कहेंगे कंसिडरेशन कहेंगे। फिर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के लिए क्या क्या बातें जरूरी हैं। पहले, कंसिडरेशन मस्ट मूव मस्ट बी डन और प्रॉमिस टू बी डन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिजर। तो किसकी डिजायर में होना चाहिए, ये होना चाहिए प्रोमिजर की डिजायर में। ठीक है, जो प्रोमिजर जो चाहता है, ठीक है, उसकी डिजायर में। द एक्ट और एब्सटेंस विच फॉर्म कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस मस्ट बी डन एट और प्रॉमिस टू बी डन और प्रॉमिस टू बी डन अकॉर्डिंग टू द डिजायर ऑफ द प्रोमिजर। तो प्रोमिजर जो प्रॉमिस कर रहा है उसकी डिजायर पे, वो किस फॉर्म पे कंसिडरेशन चाहता है। अगर मैं आपको कार बेच रहा हूं और मैं आपसे चाहता हूं कि इस कार के बदले में आप मुझे मनी जो है वो कैश में दें, तो मेरी डिजायर के, जो मेरी डिजायर होगी उसी फॉर्म में कंसिडरेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट है द कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल। ये जो कंसिडरेशन आपकी होती है, ये कंसिडरेशन आपकी क्या होनी चाहिए, लॉफुल होनी चाहिए। ठीक है, लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो भी कंसिडरेशन एक पार्टी दूसरी पार्टी को दे रही है वो क्या होगी, हमेशा लॉफुल होगी। लॉफुल का मतलब क्या होगा, जैसे मैंने बोला कि ठीक है तुम मुझे अपनी कार बेच दो, ठीक है, उसके बदले मैं तुमको मनी या मनी की वर्थ दूंगा। तो अगर मैं आपको मनी की वर्थ दे रहा हूं तो कोई ऐसी चीज अगर मैंने दे दी जो इलीगल हो, जो बैन हो,
तो वो कंसिडरेशन नहीं कहलाएगी। कंसिडरेशन होने के लिए उस पर ज़रूरी क्या है आपका, इट मस्ट बी लॉफुल, शुड नॉट बी फॉरबिडन, फ्रॉडलेंट, फॉरबिडन और इमोरल टू अपोज्ड पॉलिसी। ठीक है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, फ्रॉडलेंट नहीं होनी चाहिए, दूसरी चीज फॉरबिडन बाय लॉ भी नहीं होनी चाहिए, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी भी नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम कंसिडरेशन मांग रहे हैं किसी से तो वो ये तीन चीजें नहीं होनी चाहिए। फिर है द कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी। ठीक है, कंसिडरेशन जो हमारी होती है वो रियल होनी चाहिए। ठीक है, रियल होनी चाहिए एंड नॉट इल्यूजरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, भ्रम पैदा करने वाली। ठीक है, इट शुड नॉट बी इल्यूजरी। नो प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बट इट इज एन एस्टैब्लिश प्रिंसिपल दैट द कंसिडरेशन मस्ट बी रियल। मैंने जैसे बोला कि ठीक है तुम मुझे पैसे दो, मैं उसके बदले में तुम्हें जादू से पास कर दूंगा। ठीक है, अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि मैं जादू से आपको पास कर दूंगा तो ये तो कंसिडरेशन नहीं हो सकती। ये क्या हो गया, एक इल्यूजन क्रिएट करना हो गया, या मैंने आपको दिखा भी दिया, कुछ इल्यूजन क्रिएट करके, कुछ जादू करके आपको दिखा भी दिया, तब जाके भी ये क्या नहीं कहलाएगी, कंसिडरेशन नहीं कहलाएगी। A promised to pay 500 to B if B brings a star from the sky to the earth. Here the consideration of A's promise to pay to B to bring star from the earth, from the star from the sky. This contract is void. तो यहाँ पे ये आपसे एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है जहाँ पर आपको ये बताना होता है, आपको उसको ट्रू और फॉल्स विद रीजन के साथ में बताना होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि अगर आपकी कंसिडरेशन यहाँ पर इल्यूजरी है, ठीक है, कि उसने बोला कि मैं चांद सितारे लेके आ जाऊंगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इस ग्राउंड पे ये कंसिडरेशन क्या हो जाएगी, वैलिड नहीं मानी जाएगी। फिर एक कंसिडरेशन मस्ट बी ऑफ सम वैल्यू इन द आई ऑफ लॉ। द कंसिडरेशन शुड बी ऑफ समथिंग विच नॉट ओनली द पार्टीज रिगार्ड बट द लॉ ऑल्सो रिगार्ड एज हैविंग सम वैल्यू। ठीक है, उसको क्या होनी चाहिए, कुछ वैल्यू होनी चाहिए इन द आई ऑफ द लॉ। ठीक है, इन द आई ऑफ द लॉ की क्या होनी चाहिए, कुछ वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर मैं आपको कोई कंसिडरेशन दे रहा हूं तो उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए। अगर उसकी कोई वैल्यू नहीं है इन द आई ऑफ द लॉ, then it will not be regarded as the consideration. फिर है consideration must not be the performance of legal obligation. ठीक है, तो legal obligation का मतलब ये होता है कि consideration वो नहीं है कि उसकी वो legal duty है। ठीक है, उसकी वो legal duty ही है, तो उसके लिए वो consideration नहीं मानी जाएगी। The consideration must be include legal obligation or contractual obligation, a fresh promise to perform the existing obligation. यहाँ पे हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं, existing obligation की बात कर रहे हैं। तो किसी की अगर कोई existing obligation है और वो कर रहा है तो उसके लिए हम उसे क्या नहीं कहलाएंगे, उसे consideration नहीं कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कोई पुलिसमैन है, वो आपके घर के आगे ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, आपके घर के आगे ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है, उसके लिए आपने उसको पैसे दिए, उसके लिए आपने पैसे दिए कि मेरे घर के आगे तुम क्या करोगे कि तुम ट्रैफिक को कंट्रोल कर लोगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये तो उसकी ड्यूटी ही थी वहां पे कंट्रोल करने की, तो उसके लिए जो पैसे दिए आपने या वो आपके पैसे के बदले में जो आपको सर्विसेज दे रहा है वो कंसिडरेशन नहीं कहलाएगी। द रीजन बीइंग कि क्यों नहीं कहलाएगी वो कंसिडरेशन, क्योंकि वो तो उसकी ड्यूटी थी ही थी। ठीक है, the consideration must not be for the performance of legal obligation, the consideration must be something more than what the promise already bound by the law. तो यहाँ पे तो वो जो पुलिसमैन है, वो क्या है, बाउंड है उस ड्यूटी को करने के लिए। ठीक है, उस ड्यूटी को करने के लिए बाउंड है। नेक्स्ट है द कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। अगर उसे कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन में वो काम कर रहा है तो उस पर्टिकुलर केस में भी वो कंसिडरेशन नहीं कहलाएगी, क्योंकि वो तो उसको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करना ही है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे थे जो हमने अभी पढ़ा कि जो हमने अभी देखा था इसमें कंसिडरेशन इज मस्ट बी लॉफुल। ठीक है, तो हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे कि एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं कंसिडरेशन के। अब हम पढ़ रहे हैं लीगल रूल्स कंसिडरेशन के लिए, क्या क्या लीगल रूल्स होते हैं। ठीक है, सेम ही होते हैं ये, अगर आप ये वाला पॉइंट या पहला वाला पॉइंट देखेंगे तो टू सम एक्सटेंट दे आर सेम।
नेक्स्ट है कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट। कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट। अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइड मेयरली बिकॉज ऑफ द फैक्ट द कंसिडरेशन इज इनएडिक्वेट। कि अगर कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है, ठीक है, उसकी वजह से कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा। जैसे मैंने बोला कि मैं तुमको अपनी कार 5 लाख रुपए की कार 500 रुपए में बेच दूंगा, ठीक है, 5 लाख रुपए की कार 500 रुपए में बेच दूंगा। अगर मैंने ये एक कॉन्ट्रैक्ट किया आपके साथ में और दोनों पार्टी उसके लिए एग्री कर जाती हैं, दोनों पार्टी उसके लिए एग्री कर जाती हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी हमारा क्या कहलाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। तो कंसिडरेशन का एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है, इवन इन एडिक्वेट अगर कंसिडरेशन है कि भाई 5 लाख रुपए की कार तुम 500 रुपए का बेच रहे हो, तो जाके भी अगर दोनों पार्टी एग्री हैं तो इस ग्राउंड पे ये कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिड नहीं कहा जा सकता। तो आपके पास जैसे एग्जाम्पल ऐसा लिख के आ जाता है कि ए और बी एग्री हो गए जिसमें वो 5 लाख की कार 500 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हो गया, ठीक है, तो क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, तो गिव रीजन के साथ में दो, तो आप बोलेंगे यस इट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट। ठीक है, तो ये वाली बात आप ध्यान रखोगे, कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट। फिर नेक्स्ट है कंसिडरेशन मे बी फर्निश्ड बाय द प्रोमिसर और बाय द प्रोमिसर और एनी अदर पर्सन। ठीक है, तो चाहे या तो डन बाय द प्रोमिस और बाय एनी अदर पर्सन, या कोई भी दे सकता है, या तो प्रोमिसर भी दे सकता है, या उसके अलावा कोई जो दूसरा पर्सन है वो भी कंसिडरेशन देखते हुए, इवन द स्ट्रेंजर कैन गिव द कंसिडरेशन। तो अगर 1 लाख रुपए अगर पार्टी को देने हैं, तो अगर वो नहीं दे रहा है तो कोई और पर्सन दे रहा है, तो वो भी उसके बिहाफ में दे सकता है। कंसिडरेशन में भी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, कंसिडरेशन या तो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ये मैंने आपको बताया था कि कंसिडरेशन एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग। ठीक है, उसने बोला मैं अगर तुम्हारी टीम के लिए खेलूंगा तो किसी दूसरी टीम के लिए नहीं खेलूंगा, तो ये हमारी क्या हो गई, दिस बिकम अ नेगेटिव कंसिडरेशन। ठीक है, तो कंसिडरेशन हमारी क्या भी हो सकती है, यहाँ पर नेगेटिव भी हो सकती है। Next है consideration may be forbearance to sue. This means that consideration may be a promise not to file legal suit against the person. ठीक है, तो अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट में, ठीक है, forbearance to sue, ठीक है, दिस मीन्स दैट कंसिडरेशन मे बी प्रॉमिस नॉट टू फाइल लीगल सूट। तो अगर वो बोलता है कि ठीक है तुम मुझे इतने पैसे दे दो, मैं तुम्हारे अगेंस्ट में कोई लीगल सूट नहीं फाइल करूंगा, तो वो भी उसके लिए क्या कहलाई जाएगी, कंसिडरेशन कहलाई जाएगी। नेक्स्ट है कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कंसिडरेशन क्या भी हो सकती है आपकी, पास्ट भी हो सकती है, पास्ट के लिए भी हो सकती है, फ्यूचर के लिए भी हो सकती है और प्रेजेंट के लिए भी हो सकती है। नेक्स्ट है लीगलिटी ऑफ एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। कुछ एग्रीमेंट हमारे ऐसे होते हैं कि जिनमें अगर कंसिडरेशन नहीं है तब जाके भी वो क्या होते हैं, लीगल माने जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि जिनमें अगर कंसिडरेशन नहीं है तब जाके भी वो कॉन्ट्रैक्ट हमारे क्या है, वैलिड हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो पहला है वो है अंडर सेक्शन 25 हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, विच स्टेट एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। जनरली तो क्या होता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर विदाउट कंसिडरेशन के किया जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या कहलाएगा, वॉइड कहलाएगा। ठीक है, फिर लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं हमारे पास। ठीक है, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, ये एक्सेप्शंस के अंदर आ जाते हैं यहां पर। ये एक्सेप्शंस के अंदर आ जाते हैं। तो इसमें पहला जो हमारे पास एक्सेप्शन है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। सेक्शन 25 हमको ये बताता है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन सेक्शन 25A, ये हमको क्या बोलता है, एन एग्रीमेंट इन राइटिंग विच इज रजिस्टर्ड एंड इज बेस्ड ऑन नेचुरल लव एंड अफेक्शन between the near relatives is a valid enforceable even there is no consideration। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नेचुरल लव एंड अफेक्शन के ग्राउंड पे होता है और वो रजिस्टर्ड भी हो, तो यहां पे आपको कौन कौन सी बात ध्यान रखनी है, एक तो वो रजिस्टर्ड हो, दूसरी नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन द नियर रिलेटिव्स, ये होना भी जरूरी है। ठीक है, तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वैलिड होना चाहिए। तो यहां पर आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है कि वो रजिस्टर्ड होना चाहिए।
अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होगा तब वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। और दूसरी नेचुरल एंड लव एंड अफेक्शन बिटवीन द नियर पार्टीज, ठीक है। तो इसका मैं आपको एक ऐसा करके एग्जाम्पल बता देता हूं, जैसे आपके पेरेंट्स ने आपके बोला कि आप ये वाला एग्जामिनेशन पास कर दो तो मैं आपको एक अच्छा सा फोन गिफ्ट करूंगा, ठीक है। तो ये क्या है कि आपके पेरेंट और आपके बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, तो ये वाली कंडीशन जो हमारी नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाली कंडीशन है ये भी है। बिटवीन नियर रिलेटिव्स वाली कंडीशन भी क्लियर हो रही है हमारी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपके पेरेंट्स ने आपको ऐसा बोला, तो क्योंकि अब आप लॉ पढ़ने लगे हो तो आप पेरेंट्स को क्या बोलोगे कि इसको रजिस्टर्ड कराओ भाई, अगर आप इसको रजिस्टर्ड कराओगे तभी मैं इसको मानूंगी या मानूंगा, ठीक है। तो अगर आप तभी जाके इसको करते हो तभी जाके ये कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा, वैलिड कहलाएगा। तो उस चीज के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट का रजिस्टर्ड होना जरूरी है। अगर ये रजिस्टर्ड नहीं हुआ है और दूसरी पार्टी ने आपके, जब आपने एग्जामिनेशन पास कर दिया, आपने पेरेंट्स को बोला कि भाई मेरे को दो ये चीज़, तो पेरेंट्स ने मना कर दिया ये चीज़ देने से, तो उस पर्टिकुलर केस में आप इसको क्या नहीं करा सकते, एनफोर्स नहीं करा सकते, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट क्या नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस का होना ज़रूरी है। तो ये कंडीशंस मैंने अभी आपको बताई थी। एक तो वो राइटिंग में होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। राइटिंग में भी होना चाहिए और आपका क्या भी होना चाहिए, रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। फिर बेस्ड ऑन नेचुरल लव एंड अफेक्शन में भी होना चाहिए। उसमें क्या जरूरी है, आपका नेचुरल लव एंड अफेक्शन का होना भी जरूरी है। द एग्रीमेंट मस्ट बी बिटवीन द पार्टीज हु आर इन नियर रिलेशन। तो ये अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं और कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है, तब जाके भी वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। तो ये तीन कंडीशंस का होना इस केस में जरूरी है, तभी जाके वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या होगा, एनफोर्स हो पाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल आप लोग देख लेंगे। द पास वॉलंटरी सर्विस, द प्रॉमिस टू पे पास वॉलंटरी सर्विस इज बाइंडिंग इवन दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन। द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। द सर्विस मस्ट बी रेंडर्ड वॉलेंटरली, ठीक है। एक तो क्या होनी चाहिए, सर्विस यहाँ पे क्या होनी चाहिए, वॉलेंटरली रेंडर होनी चाहिए। देयर शुड हैव बीन डन फॉर द प्रोमिसर, और वो किसके लिए सर्विसेज रेंडर्ड की गई है, प्रोमिसर के लिए प्रॉमिस की गई है, ठीक है। इसका एक सिंपल ऐसे करके एग्जाम्पल समझ लो कि कोई आदमी किसी परेशानी में था तो आपने उसकी हेल्प कर दी। जब हम यहाँ पे हेल्प करने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, वॉलेंटरली होना। उसने आपसे हेल्प नहीं मांगी, उसने आपसे कोई भी हेल्प नहीं मांगी, वो आपने वॉलेंटरली उसकी हेल्प कर दी। और जब आपने उसकी वॉलेंटरली हेल्प कर दी तो उस पर्सन ने खुद ही आपसे बोला कि मैं आपको इनाम में, फॉर एग्जाम्पल इनाम में 1000 रुपीज दूंगा, ठीक है। तो पास वॉलंटरी सर्विस, उसके बाद उसने आपको आगे जाके 1000 रुपीज दिए, बट इसके लिए तो कंसिडरेशन कुछ भी नहीं है कि तो पास्ट की सर्विस थी कभी, ठीक है। उसके बाद उसने आपको पैसे दिए तो तब जाके भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। लेकिन इसमें जो कंडीशंस हमारे पास हैं, ये दो कंडीशंस हमारे पास है। एक तो क्या है कि वो वॉलेंटरली सर्विस होनी चाहिए, और दूसरा द सर्विस शुड हैव बीन डन फॉर द प्रोमिसर, प्रोमिसर के लिए वो सर्विसेज करी होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया है, ए फाउंड बी साइकिल एंड गेव इट टू हिम, बी प्रॉमिस टू गिव 100 रुपीज एज रिवॉर्ड, दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बल्कि कंसिडरेशन में कुछ भी नहीं था, ऐसा नहीं था कि मतलब उन्होंने पहले से एक एग्रीमेंट किया था जिसमें उसने बोला था कि जब तुम्हारी साइकिल खोएगी तो तुम मुझे ला के दोगे तो मैं तुमको पैसा दूंगा, ऐसा तो कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था। उसको बाई चांस की बात है कि उसको वो साइकिल मिल गई और उसने उस साइकिल को क्या कर दिया, वापस लौटा दिया, ठीक है। फिर है प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेप्ट। टाइम बार्ड डेप्ट का मतलब होता है कि जो जिस डेप्ट का टाइम चला गया, ठीक है, जिस डेप्ट का टाइम चला गया उसको किसी ने दे दिया। तो अब जब आपने अकाउंटिंग करी है तो अकाउंटिंग में हमने देखा है कि जब बैड डेट हो जाता है तो हम लोग अगर उसे बैड डेट मान लेते हैं तो हम लोग उसकी एंट्री कर देते हैं, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। हमने उसे क्या मान लिया, बैड मान लिया। हमने बोल दिया कि भाई ये तो पैसा अब रिकवर हो ही नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन अगर वो जो दूसरी पार्टी थी वो अच्छी पार्टी थी, बहुत साल बाद वो लौट के आई, आपने तो मान लिया था कि ये पैसा अब मेरे पे क्या नहीं हो सकता, मेरे पास आ ही नहीं सकता, ये पैसा तो भूल जाओ।
लेकिन कुछ साल बाद वो पार्टी आ जाती है और आने के बाद क्या कर लेती है, आपको पैसे दे देती है, ठीक है। तो जब उसने पैसे दिए तो ये पैसे देने के बदले में तो कुछ भी नहीं था, कंसिडरेशन कुछ भी नहीं था, वो तो सर्विसेज आपने दे दी थी, पहले टाइम पे दे दी थी। तो इसको भी हम लोग क्या मानेंगे, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे, एनफोर्सेबल इफ प्रॉमिस इज इन राइटिंग, और ये प्रॉमिस किस में है, राइटिंग में, एंड ड्यूली साइंड, द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर सच एप्लीकेशन, द प्रॉमिस टू पे मस्ट बी डेफिनेट इन एक्सप्रेस होना चाहिए, द प्रॉमिस मस्ट बी इन राइटिंग होना चाहिए, द प्रॉमिस मस्ट बी साइंड बाय द प्रॉमिसर और हिज ऑथोराइज्ड एजेंट होना चाहिए, एंड द डेप्ट मस्ट बी टाइम बार्ड। तो हमारा डेप्ट क्या होना चाहिए यहाँ पर, टाइम बार्ड होना चाहिए। टाइम बार्ड मतलब चला गया, ठीक है, वो जो था हमारा, उसका जो टाइम पीरियड था, ओरिजिनल टाइम पीरियड था, वो क्या हो गया, हमारा खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है गिफ्ट एक्चुअली मेड, ठीक है, अगर गिफ्ट एक्चुअली मेड कर दिया है, वैलिड एक्चुअली मेड, द गिफ्ट विदाउट कंसिडरेशन विल बी कंसीडर्ड एज ए वैलिड। तो गिफ्ट के लिए बाद में पैसे तो मांगोगे नहीं। एजेंसी, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी मेड विदाउट द कंसिडरेशन इज वैलिड। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी हमने किया, तो अगर वहां पे कोई कंसिडरेशन नहीं भी है तब जाके भी वो क्या माना जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कॉल्ड प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यहां पर होता है कि द टर्म प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मींस स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि जो स्ट्रेंजर है कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट से लेना देना नहीं है, ठीक है, वो पार्टी हमारी कौन हो गई, स्ट्रेंजर हो गई, ठीक है। तो जनरली ऐसा हो सकता है, जनरली ऐसा होता है, ठीक है, जनरली ऐसा होता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ गड़बड़ हो जाए तो जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है वही एक दूसरे के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं, कोई तीसरा पर्सन आके कॉन्ट्रैक्ट में केस फाइल नहीं कर सकता है। दिस टर्म प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट एज पर द डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हु इज नॉट पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू फॉर कैरिंग आउट द प्रॉमिस। जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, वो क्या नहीं कर सकती, केस में स्यू नहीं कर सकती है, ठीक है। ये केस हुआ था डनलप टायर वर्सेस सेल्फ्रिज एंड कंपनी का एक केस हुआ था। इसमें क्या हुआ कि मैं वैसे तो इसमें लिखा हुआ है आपके लिए, मैं आपको एक वो बता देता हूं, इसमें करके बता देता हूं। क्या हुआ कि एक पार्टी थी, ठीक है, डनलप कंपनी बना देते हैं, डी बना देते हैं, डनलप कंपनी थी। डनलप कंपनी ने अपने, उनका कोई डीलर था, ठीक है, उनका डीलर था, उस डीलर को डनलप कंपनी ने, डीलर ए था, ठीक है, डीलर ए था, उसने कुछ टायर बेचे और उसने बोला कि तुम इस स्पेसिफाइड प्राइस के नीचे इसको नहीं बेचोगे, और अगर तुम इस स्पेसिफाइड प्राइस के नीचे इसको बेचोगे तो हम तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे। ऐसे ही इस ए डीलर ने बी डीलर को बेचा, और बी डीलर को बेचने के बाद पे उसने बोला कि तुम इस प्राइस के नीचे इसको नहीं बेचोगे, अगर तुम इसके नीचे बेचोगे तो हम तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे, ठीक है। इसने भी ए ने भी बी से सेम टाइप का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, और इसने इसको, जो सेल्फ्रिज एंड कंपनी थी, एस जो एक डीलर था, इसने भी इसको बेचा और इसने भी इसके साथ में यही कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि तुम इस प्राइस के नीचे इसको नहीं बेचोगे, अगर तुम इसको बेचोगे तो हम तुम्हारे ऊपर क्या कर देंगे, केस कर देंगे, ठीक है। अब क्या हुआ कि इस सेल्फ्रिज एंड कंपनी ने एक अलग मिस्टर डी को इस प्राइस से नीचे 900 का बेच दिया, ठीक है। जब उसने उसे इस प्राइस के नीचे बेच दिया तो डनलप एंड कंपनी ने इस सेल्फ्रिज एंड कंपनी के ऊपर क्या कर दिया, केस कर दिया कि तुमने इसे प्राइस के नीचे क्यों बेच दिया जबकि तुम्हारे ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हो रखा था। तो कोर्ट ने बोला कि भाई ये मिस्टर, ये जो डनलप कंपनी है, ये तो कौन हो गई कॉन्ट्रैक्ट में, स्ट्रेंजर हो गई। भाई कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में हुआ था, बी और एस के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ठीक है। अब उसने अगर उससे नीचे बेच दिया तो उसके ऊपर अगर केस करना होगा तो कौन करेगा, बी केस करेगा। ए कौन, ये कौन है, डी कौन है, डी तो कौन है यहाँ पे, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये क्वेश्चन, मतलब ये लॉ ये बोलती है कि कॉन्ट्रैक्ट में केवल फाइल, केस जो फाइल करेगा वो केवल कौन करेगा, केस जो फाइल करेगा वो केवल पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जो स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट है वो केस फाइल नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यही केस, ये जो बात, सारी बात यहाँ पे कहानी लिखी है वो यही वाली कहानी है। अगर आप इस कहानी को पढ़ोगे भी तो यही सारी बातें इस पे लिखी है, ठीक है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल उसको बता दिया। लेकिन इसके जो रूल है हमारा, इसका जो रूल है, रूल का मतलब ये जो हमारा रूल है कि स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट क्या नहीं कर सकता, केस फाइल नहीं कर सकते, इसके कुछ एक्सेप्शन है। पहला है ट्रस्ट और चार्ज। ये इसे आप
ठीक कर लेंगे, ये चार्ज है, CHARG, ठीक है, चार्ज है। वेयर अ बेनिफिट इज गिवन टू अ पर्सन बाय क्रिएटिंग ट्रस्ट और चार्ज, अगर वहां पे ट्रस्ट और चार्ज क्रिएट किया गया है, सच बेनिफिशरी, जो ट्रस्ट होता है ये बेनिफिशरी के फेवर में किया जाता है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा मतलब समझ लो आपकी क्या होता है, जैसे कोई एक पर्सन था माइनर, एक पर्सन था ए, ये माइनर पर्सन है, ठीक है, छोटा बच्चा है, तो इसका कोई गार्जियन नहीं है, ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी को देख रेख के लिए मिस्टर जी को हमने इसका गार्जियन बना दिया, इसका ट्रस्टी बना दिया। तो मिस्टर जी इसकी प्रॉपर्टी को देखभाल करेगा इसके लिए जब तक ये मेजर नहीं हो जाता, जब तक ये 18 ईयर्स का नहीं हो जाता है, जो भी इसकी एज ऑफ मेजोरिटी है, ठीक है। अब उसके बाद अगर ये मिस्टर जी कुछ अलग करता है, ठीक है, तो ये जो ए है, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये ए जो है, ये अगर जी ने एस के साथ फॉर एग्जांपल कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, इसकी, क्योंकि ये तो किसकी प्रॉपर्टी देख रहा, ये तो इस ए की प्रॉपर्टी देख रहा, जो ए जो बच्चा है जो माइनर है उसकी प्रॉपर्टी देख रहा है, ये जो गार्जियन बना हुआ, ट्रस्टी बना हुआ, ये उसकी प्रॉपर्टी। अब उसने एस के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर दिया इसकी प्रॉपर्टी के लिए, तो ये जो बच्चा है ए, ये कौन हो गया, स्ट्रेंजर हो गया, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो ये यहां पे क्या कर सकता है, केस फाइल कर सकता है, इवन दो ये कौन है, स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। ये नीचे एग्जाम्पल वगैरह दे रखे हैं, ये आप देख सकते हैं। मैरिज सेटलमेंट एंड पार्टीशन कर, समटाइम एन एग्रीमेंट इज मेड इन कनेक्शन विद द मैरिज, पार्टीशन, अदर फैमिली अरेंजमेंट, एंड द प्रोविजन इज मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ सम पर्सन, ठीक है। तो मैरिज सेटलमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, वहां पे किसी के बेनिफिट के लिए हमने क्या किया, कोई प्रोविजन बनाया, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर केस में जिस पर्सन के बेनिफिट के लिए, जिस पर्सन के बेनिफिट के लिए बनाया गया है, तो वो पर्सन उस पर्टिकुलर केस में क्या कर सकता है, उस पर्टिकुलर केस में इवन दो दैट पर्सन इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, बट देन ऑल्सो ही कैन फाइल अ केस इन द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एक्नोलेजमेंट ऑफ द पेमेंट, अगर एक पर्सन क्या कर लेता है, वेयर बाय द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द पार्टी इज रिक्वायर्ड टू मेक द पेमेंट टू द थर्ड पर्सन एंड थर्ड पर्सन एक्नोलॉज, ठीक है, थर्ड पर्सन एक्नोलॉज द पेमेंट टू द person or constitute himself as the agent of the third person, then the third person can recover the amount from such party, ठीक है, जहां पे वो उसने एक्नोलॉज कर लिया, ठीक है। थर्ड पर्सन, जैसे हमने यहाँ से सामान भेजा किसी ट्रांसपोर्टर के पास पे, और उस ट्रांसपोर्टर ने एक्नोलॉज कर दिया कि हाँ अब मैं इसको उस पार्टी के अगेंस्ट में रख रहा हूँ इस पर्टिकुलर गुड को, तो यहाँ पर वो उस पार्टी से क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट थ्रू एजेंट, एजेंट के थ्रू जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो एजेंट के थ्रू जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो वहां पे जो प्रिंसिपल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो रहा है, तो एजेंट के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो एक एजेंट ने दूसरी पार्टी को गुड्स बेच दिया, ठीक है, और ये जो एग्रीमेंट भी हुआ ये एजेंट के नाम से ही हुआ, ये जो एग्रीमेंट हुआ ये एजेंट के नाम से ही हुआ, ठीक है। बट यहां पे जो मेन प्रिंसिपल था वो कौन हो गया, हमारा स्ट्रेंजर टू द पार्टी हो गया। इवन दैट पर्सन इज स्ट्रेंजर टू द पार्टी, देन ऑल्सो दैट पर्सन कैन फाइल द केस। फिर है होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज होल्डर हु हैज ऑब्टेन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ। तो आपको यहां पे याद रखना है कि ये कौन है, जो गुड फेथ में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को लेता है, ठीक है, जो गुड फेथ में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को लेता है वो कौन हो गया, होल्डर इन ड्यू कोर्स हो गया। एंड वैल्यूएबल कंसिडरेशन, और वो जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, इवन अगर वहां पर स्ट्रेंजर है वो, तब मतलब वो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है, होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है, जो इंस्ट्रूमेंट को गुड फेथ एंड फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन में लेता है, मतलब एक तो उसे गुड फेथ में ले रहा है और वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए ले रहा है, तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाता है। और होल्डर इन ड्यू कोर्स हमेशा कौन होता है, वो पर्सन होता है जो गुड फेथ में आपसे गुड्स परचेज करता है। तो इन सारे केसेस पे अगर वो पर्सन कौन है, अगर वो पर्सन स्ट्रेंजर भी है, तब जाके भी वो कौन बन जाता है, पार्टी टू द, मतलब वो क्या कर सकता है, केस फाइल कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा कंसिडरेशन चैप्टर हमने कंप्लीट किया। इसमें हमने कंसिडरेशन का मीनिंग, एसेंशियल, लीगल फॉर्मेलिटीज, एक्सेप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था, केस भी हमने सेल्फ्रिज डनलप वाला केस भी डिस्कस किया, ठीक है। तो इस टाइप में कोई भी केस स्टडी टाइप का केस बन सकता है, और उसके बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को एंटर, मतलब कंसिडरेशन के अलग अलग केसेस को डिस्कस किया है हमने, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही यहाँ पे फिनिश
फिनिश करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंजॉय स्टडीज।